हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम समास पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया, छोटा और अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है उसे ही समास कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया, छोटा और अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है उसे समास कहते हैं। यानी कि समास का अर्थ ही होता है संक्षेपीकरण यानी छोटा करना। यहाँ पर दो उदाहरण दिए जा रहे हैं, समझिएगा। पहला है राजा का पुत्र। यहाँ पर देखिए दो शब्द है, पहला राजा और दूसरा पुत्र। संयोजक का के द्वारा इसको जोड़ा जा रहा है। इसको छोटा कर दिया गया राजपुत्र, यानी संक्षेप कर दिया गया। तो राजा का पुत्र, राजपुत्र, यही समास है। दूसरा उदाहरण देखिए, नील का कमल। नील एक शब्द हो गया, कमल दूसरा शब्द हो गया। तो यहाँ पर जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया छोटा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा रहा है, नील कमल, यही समास है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि समास किसे कहते हैं, समास क्या है। तो समास का अर्थ है संक्षेपीकरण या छोटा करना। समास में मुख्य रूप से दो पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। ठीक है, यानी दो शब्द होंगे ही होंगे। तो पूर्व पद यानी पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। ठीक, कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है, तो आपको याद रखना है पूर्व पद उत्तर पद समास की भाषा में। और देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि समास से रिलेटेड आपको याद रखना है, समास के नियमों से बने शब्दों को समासिक शब्द कहते हैं। इन्हें समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने पर विभक्ति चिन्ह प्राय लुप्त हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कि राजा का पुत्र का शब्द जो है लुप्त हो गया, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार। तो इस तरीके से जो विभक्ति लुप्त हो जाते हैं वो समासिक शब्द कहलाते हैं। जैसे राजपुत्र, यथाशक्ति, यथाक्रम, इस तरीके। समास विग्रह, कभी कभी पूछता है प्रश्न, समास विग्रह किसे कहते हैं। तो समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए समासिक शब्द के बीच का संबंध नहीं है, तो यहाँ पर राजपुत्र लिखा है तो राजा का पुत्र, ये समासिक शब्द हो गया, तो ये समास विग्रह हो गया। कभी कभी पूछता है कि समास विग्रह कीजिए, है ना। जैसे राजपुत्र है तो इसका समास विग्रह करना है, तो राजा का पुत्र। नील कमल, जो कमल नीला है, ठीक है, यह नील का कमल, इस तरीके से। तो ये समास विग्रह कहलाता है। समासिक शब्दों के बीच के संबंध को दर्शाना या स्पष्ट करना ही क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। पदों की प्रधानता, जिसमें प्रधान खंड, जिस पद पर अर्थ का मुख्य बल पड़े उसे प्रधान खंड, और गौड़खंड, जिस पर अर्थ का मुख्य बल ना पड़े वह गौड़खंड कहलाता है। थोड़ा सा संक्षिप्त में आप समझ लीजिए, समास के मुख्य रूप से 6 भेद हैं, है ना, 6 प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। जिसमें देखिए अव्ययी भाव है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है और द्विगु समास है। तो एक चार्ट के माध्यम से इसको समझ लीजिए, फिर हम विस्तार से इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए अव्ययी भाव समास जो है उसमें पूर्व पद यानी कि पहला शब्द जो होगा वो होगा अव्यय होगा, यानी उपसर्ग होगा। और जो दूसरा पद होगा यानी उत्तर पद होगा, दूसरा शब्द जो होगा वो संज्ञा या क्रिया होगी। और पूर्व पद प्रधान होगा, पूर्व पद यानी कि पहला शब्द जो होगा वो प्रधान होगा। तत्पुरुष समास में क्या होगा कि पहला शब्द जो होगा संज्ञा या विशेषण होगा और दूसरा जो शब्द होगा वो संज्ञा होगा, उत्तर पद की प्रधानता होगी। तीसरा जो कर्मधारय समास है उसका पहला शब्द क्या होगा, विशेषण या फिर उपमान होगा, और दूसरा पद होगा विशेष या उपमेय होगा, जो कि पहले पद की विशेषता बताएगा। उत्तर पद प्रधान होंगे। द्वंद्व समास में क्या होगा कि पहला शब्द जो है संज्ञा और दूसरा शब्द भी संज्ञा होगा और दोनों ही प्रधान होंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे। इसी प्रकार बहुव्रीहि समास में पहला शब्द जो है संज्ञा होगा,
दूसरा शब्द भी संज्ञा होगा और दोनों अप्रधान होंगे। तीसरा अर्थ बताएंगे, बहुव्रीहि में तीसरा अर्थ की प्रधानता होगी। द्विगु समास जो अंतिम है, द्विगु समास, इसमें संख्यावाचक शब्द होंगे। पहला जो शब्द होगा वो संख्यावाचक होगा और दूसरा पद होगा संज्ञा होगा, उत्तर पद प्रधान होंगे। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान है, पूर्व पद क्या होगा, उत्तर पद क्या होगा। इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इस चार्ट के माध्यम से आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। चलिए अब देखते हैं समास के भेद। तो मुख्य रूप से समास के 6 प्रकार हैं, आपको याद रखना है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। सबसे पहले समझते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान आप कैसे करेंगे? तो एकदम सीधा ट्रिक है अव्ययी भाव समास पहचानने का कि पूरा शब्द क्रिया विशेषण, जैसे कब, कहाँ, कैसे, तो वह अव्ययी भाव समास होगा। यानी कि एक और आप याद रखिएगा, जिस समास में पहला पद अव्यय होगा यानी उपसर्ग होगा, ठीक है, उपसर्ग होगा और दूसरा पद भी अव्यय की तरह ही व्यवहार करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो मैं पहचानने का ट्रिक बता रहा हूं कि अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे, अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानेंगे। पहला पद जो होगा वो उपसर्ग टाइप का होगा, अव्यय होगा, उपसर्ग होगा, ये याद रखिएगा। जैसे यहां पर देखिए, प्रति उपसर्ग, यथा, 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 आ, ऊपरी, सदा, तो इस तरीके से उपसर्ग लगेगा, है ना। देखिए, प्रतिदिन, प्रति धन दिन, यथाशक्ति, यथा धन शक्ति, यथा संभव, यथा धन संभव, यथा क्रम, यथा धन क्रम, यथा समय, यथा धन समय, आजन्म, आ धन जन्म। तो यहां पर जो उपसर्ग आ रहा है, अव्यय आ रहा है, आप समझ जाइएगा कि क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। तो देखिए, तत्पुरुष समास के भी इसमें 6 प्रकार बताए गए हैं, है ना। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं, तो उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पहले पद से उसका संबंध कारक द्वारा समझा जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक जो रहेगा, जिसमें जो कारक होंगे, जैसे का, की, के, से, में, पर, को, हेतु, ऐसे जो कारक शब्द आएंगे वह तत्पुरुष समास होगा। तो इसमें भी देखा जाता है कि कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष है कि करण तत्पुरुष है कि संप्रदान तत्पुरुष है कि आपादान तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है या संबंध तत्पुरुष है। तो इस प्रकार से भी भेद देखने को मिलते हैं और अक्सर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तो यहाँ पर आप समझिएगा। सबसे पहले देखते हैं कर्म तत्पुरुष। तो जहाँ पर को शब्द आएगा, क्या आएगा, को शब्द आएगा तो वो होगा कर्म तत्पुरुष। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, राज भोजन, राजा का भोजन, ग्राम गमन, ग्राम को गमन। तो इस प्रकार से जो को होगा, को से जो शब्द जुड़ेंगे वह कर्म तत्पुरुष होगा। दूसरा करण तत्पुरुष। करण में क्या होगा, से जो विभक्ति है से, इसको आप पहचान करेंगे, मतलब वो करण तत्पुरुष होगा। जैसे कि हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, दंड प्रहार, दंड से प्रहार, वाक्य रचना, वाक्य से रचना। तो यहां पर जब से विभक्ति आपको दिखेगा, से संयोजक शब्द दिखेगा, तो वह होगा करण तत्पुरुष। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, कर्म को करण से, कर्म को करण से, आप याद रखिएगा, कर्म को करण से। आगे देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। तो यहां पर जो विभक्ति होगा या कारक शब्द होगा वो के लिए होगा। तो के लिए का भाव जब उत्पन्न होगा तो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। इस तरीके से आप याद रखिएगा, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है।
कर्म को, यानी को शब्द है कर्म तत्पुरुष, करण से रहेगा तो वह करण तत्पुरुष। और संप्रदान के लिए, जैसे देखिए गृहदान, गृहदान में क्या होगा, गृह के लिए दान। देव पूजन, देव के लिए पूजन। छात्रवृत्ति, छात्र के लिए वृत्ति। तो इस तरीके से संप्रदान तत्पुरुष के लिए शब्द जो आएगा, के लिए संयोजक होगा या फिर के लिए जो विभक्ति होगा, उसमें आप संप्रदान तत्पुरुष अनुमान लगा पाएंगे कि ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं आपादान। आपादान में क्या होगा, अलग होने का भाव होगा, अलग होने का भाव होगा या दूर होने का जो भाव होगा वो क्या होगा, आपादान तत्पुरुष होगा। इसमें से आप जोड़ सकते हैं, से भी जोड़ सकते हैं। दूर से होने का भाव जो उत्पन्न होगा उसमें आपादान तत्पुरुष होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर भय मुक्त, तो क्या होगा, भय से मुक्त। यहाँ पर अलगाव का स्थिति बन रहा है, दूर होने की स्थिति बन रही है, तो इस प्रकार से आपादान तत्पुरुष होगा। दुख मुक्त, दुख से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तो किसी चीज से वो अलग हो रहा है, दूर हो रहा है, तो वो आपादान तत्पुरुष होंगे। तो आप इस तरीके से इसको याद रखिएगा कि आपादान तत्पुरुष में अलगाव की स्थिति बनेगी, दूर होने का भाव होगा, से शब्द जुड़ेगा। यहाँ पर करण से भी से है, लेकिन यहाँ पर देखिए हाथ से लिखा हुआ जुड़ा हुआ यहाँ पर आ रहा है, जुड़ा हुआ शब्द आ रहा है। दंड प्रहार, दंड से प्रहार। वाक रचना, वाक से रचना। लेकिन यहाँ पर जो से है वह अलग होने का भाव प्रलक्षित कर रहा है, दूर होने का भाव उत्पन्न कर रहा है, तो यहाँ पर आपादान तत्पुरुष होगा। चलिए आगे देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा, में या पर का भाव उत्पन्न होगा, में या पर का। जैसे गृहवास, तो गृह में वास। पर्वतरोहण, पर्वत पर आरोहण। नगर निवास, नगर में निवास। तो यहाँ पर में या पर आपको भाव दिखेगा, संयोजक दिखेगा, तो वो अधिकरण तत्पुरुष होगा। अधिकार कर रहा है में, गृह में वास। पर्वतरोहण, पर्वत पर अधिकार कर रहा है। इस प्रकार से अधिकार का भाव दिखेगा, तो वहाँ पर आपको अधिकरण तत्पुरुष होगा। संबंध तत्पुरुष, संबंध में क्या होगा कि का, की, के का भाव उत्पन्न होगा। का, की, के संबंध जोड़ेगा, तो वहाँ पर संबंध तत्पुरुष होगा। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। देवालय, देव का आलय। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। तो यहाँ पर संबंध को दर्शा रहा है। देखिए राजपुत्र, राजा का पुत्र, संबंध है। देवालय, देव का आलय। गृह स्वामी, गृह का स्वामी, तो ये संबंध तत्पुरुष कहलाएंगे। आगे देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो जिस समास में विशेषण और विशेष का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसकी पहचान का ट्रिक है जो है वह। जो है वह, जो शब्द दिखेगा आपको, जो, ठीक है, तो वह कर्मधारय समास आप समझ जाइए, वो कर्मधारय समास है। जैसे यहाँ पर देखिए नील कमल, जो कमल नीला है, जो शब्द दिखा। महाविद्यालय, जो विद्यालय महान है। मधुर वाणी, जो वाणी मधुर है। महापुरुष, जो पुरुष महान है। सज्जन, जो जन सज्जन है। तो यहाँ पर जो शब्द जो दिखेगा वो कर्मधारय समास होगा, यानी जो का भाव दिखेगा। नीलकमल, जो कमल नीला है। महाविद्यालय, जो विद्यालय महान है। मधुर वाणी, जो वाणी मधुर है। महापुरुष, जो पुरुष महान है। सज्जन, जो जन सज्जन है। तो ये कर्मधारय समास होगा। कार्य को दिखाएगा, उसके कर्म को दिखाएगा, कर्मधारय समास होगा। तो कर्म के अनुसार प्रधानता जो होगी वो कर्मधारय समास हो गई। आगे देखते हैं द्वंद्व समास। बहुत ही सरल है इसको पहचानना। आपको यहाँ पर योजक शब्द दिखेगा, योजक चिन्ह दिखेगा, साथियों योजक चिन्ह दिखेगा, है ना, तो वो द्वंद्व समास होगा। इसकी परिभाषा है कि जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यदि विग्रह में और लगाया जा सके तो वह द्वंद्व समास होता है। तो और या फिर योजक शब्द दिखेगा तो
तो वो समझ जाइएगा कि द्वंद्व समास है। जैसे राम लक्ष्मण, यहाँ पर राम लक्ष्मण के बीच में योजक शब्द लगा है और से ये जुड़ रहा है। राम और लक्ष्मण, माता पिता, माता और पिता, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, दिन रात, दिन और रात, सुख दुख, सुख और दुख। तो ये और से जुड़ रहा है और योजक शब्द दिख जाए वहां पर द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास को पहचानना बहुत ही सरल है। आगे देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होगा कि जिस समास में दोनों पद अपने अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसके पहचानने का एकदम ट्रिक जो है, जिसका, जिसकी, जिसके आए, तो वह बहुब्रीहि समास है। ठीक है। जैसे यहां पर देखते हैं नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है, शिव। पीतंबर, जिसका वस्त्र पीला है, कृष्ण। दशानन, जिसके 10 आनन हैं, 10 मुख हैं, रावण। चतुर्भुज, जिसके 4 भुजाएं हैं, गणेश। त्रिलोचन, जिसके 3 नेत्र हैं, शिव, शंकर जी। तो ये बहुब्रीहि समास जो है ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम का अर्थ बताएंगे। ठीक है। जैसे शिव भगवान हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, है ना, रावण हो गया, चतुर्भुज हो गए, त्रिनेत्र हो गए। इस तरीके से जो बहुब्रीहि समास जो है ज़्यादातर देवी देवताओं के अर्थ को स्पष्ट करेंगे या फिर जिसका, जिसकी, जिसके शब्द आएंगे समास विग्रह पर, तो वह बहुब्रीहि समास होगा। आगे देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास को पहचानना बहुत ही आसान है, एकदम सरल है। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्या दर्शाएगा आपको। ठीक है। पहला पद जो है संख्यावाचक होगा, संख्या होगा, और पूरे पद से किसी समूह या संज्ञा का बोध होगा, वह द्विगु समास होता है। जैसे त्रिलोकी, 3 लोकों का समूह। सप्त सागर, 7 सागरों का समूह। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। द्वारका, 2 द्वारों वाला स्थान। नवरत्न, 9 रातियों का समूह। तो इस तरीके से ये संख्या को दर्शाता है। तो द्विगु समास को पहचानना बहुत ही आसान है। संख्यावाचक जो शब्द होंगे वह होगा द्विगु समास। बहुब्रीहि समास में क्या होगा कि ज़्यादातर देवी देवताओं के अर्थ को स्पष्ट करेगा या फिर जिसका, जिसकी शब्द आएगा वो बहुब्रीहि समास होगा। द्वंद्व समास में क्या होगा, इसमें योजक शब्द दिखेगा और शब्द से जुड़ेगा। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, इस तरीके से ये द्वंद्व समास होगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं द्वंद्व समास है। कर्मधारय समास में क्या होगा, कार्य को दर्शाएगा, कार्य की विशेषता बताएगा, तो वह कर्मधारय समास होगा, है ना। या फिर जो शब्द यहाँ पर आपको दिख जाए समास विग्रह में, जो आए, जो शब्द आए, तो वही क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे नील कमल, जो कमल नीला है, विशेषता बता रहा है। महाविद्यालय, कार्य की विशेषता बता रहा है, कर्म की विशेषता बता रहा है। जो विद्यालय महान है। मधुरवाड़ी, जो वाड़ी मधुर है। महापुरुष, जो पुरुष महान है। सज्जन, जो जन सज्जन है, सज्जन। तो यहाँ पर कर्म की विशेषता बता रहा है, तो वह कर्मधारय समास होगा। तत्पुरुष समास को आपको याद रखना होगा। इसके 6 भेद हैं और अलग अलग पूछे जाते हैं। तो कर्म तत्पुरुष में क्या होगा, कर्म तत्पुरुष में को आपको याद रखना है। कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यहाँ पर के लिए जो समास विग्रह होगा के लिए होगा। आपदान, आपदान में क्या होगा कि अलगाव का स्थिति बनेगी या बिछड़ने का स्थिति बनेगी, तो वहाँ पर आपदान होगा। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा, अधिकार जमाएगा। जैसे में गृहवास, गृह में वास। पर्वतारोहण, पर्वत पर रोहण। नगर निवास, नगर में निवास। और संबंध में का के का भाव उत्पन्न होगा, वह संबंध तत्पुरुष होगा। अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है क्या होगा, अव्यय होगा, उपसर्ग होगा, तो यह अव्ययी भाव समास होगा। उम्मीद करता हूं समास से रिलेटेड अब जब भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। जानकारी थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा, एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल से जुड़ेंगे।
मिलते हैं अगली वीडियो पर।